पेरेंट्स से जिस दिन आपकी ये बात तय हो जाती है, जिस दिन हम ये तय कर देते हैं कि जनाब हम यहाँ पे पढ़ने लगे हैं, क्या करने लगे हैं? आपने एडमिशन ले लिया कहीं पे, आपने कोई किताब खरीद ली, आपने उसी दिन ये तय कर लिया कि मैंने पढ़ना है। ये आपका और आपके पेरेंट का एक डील हो चुकी, कमिटमेंट हो चुकी। मैं आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ। आपने ना एक कंपनी से गाड़ी खरीदी, और गाड़ी खरीदी 1 करोड़ रुपए में। चलें, छोड़ते हैं 1 करोड़ को, सस्ती गाड़ी खरीदी 7 लाख। अब होता है जो ऑल व्हील ड्राइव गाड़ियां होती हैं, ये 7-7, 8-8 करोड़ की भी मिलती हैं, ये 2.5-3 करोड़ की भी मिलती है। अब एक कंपनी है वो कहती है मैं 15 लाख में एसयूवी दूंगी या 10 लाख में एसयूवी दूंगी। आप समझते हैं एसयूवी कौन सी गाड़ी होती है? पिजारो टाइप की जो गाड़ी होती है, 10 लाख में एसयूवी देंगे हम। आप जाते हैं, 10 लाख रुपए उनको देते हैं, उनसे गाड़ी ले लेते हैं। गाड़ी लेके बाहर निकलते हैं शोरूम से, गाड़ी बंद। एक पहिया उसका निकल के उधर को जा रहा है, स्टेयरिंग आपके हाथ में आ गया है, पैडल दबाया तो वो वापस ही नहीं आ रहा। आप दरवाजा खोलेंगे शोरूम वाले से, जाए क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? गाड़ी पैसे वापस दे भैया की गाड़ी। ठीक है भैया, आपको मैंने गाड़ी भी अच्छी आपने देख के ली जी, देख के ली। मैंने आपसे कहीं पे ये कमिटमेंट किया कि ये चलेगी भी, मैंने तो घर में डेकोरेशन के लिए दी है। आप मानेंगे उसकी बात? आप कहीं उसको प्रूव कर सकते? कहीं एग्रीमेंट में लिखा होता कि ये गाड़ी बाजार में चलेगी भी? अगर उसने ये भी लिख के दिया मैं 10 साल इसकी सर्विस दूंगा, हाँ, आप घर में इसको डेकोरेशन के लिए रखें। आपके घर में बेसमेंट होगी ना, बड़े घरों में होती है, विलाज में डेकोरेशन के लिए रखें। इसको कोई प्रॉब्लम होगी मैं आगे सर्विस दूंगा ना 10 साल। मैं कब भाग रहा हूँ इस एग्रीमेंट से? लेकिन मैंने तो ऐसी गाड़ी दी, आपका दिमाग खराब है। 3-2.5 करोड़ की मिलती है एसयूवी में, 10 लाख में दे सकता हूँ। मैंने दी। अब आप देख रहे हैं बहस क्या हो रही है यहाँ पे। तो बगैर कहे कुछ कमिटमेंट्स होती हैं। आपने जब किताब खरीद ली, आपने अपने पेरेंट को कमिटमेंट दे दी, मैं पढ़ूंगा या पढ़ूं। ठीक। अब अगर आप ना पढ़ रहे हो तो वादा खिलाफी होगी, यस और नो? फिर आपकी आपके टीचर से कैसे कमिटमेंट है? अभी आप मेरी क्लास में आए हैं, मैं आपके सामने, कमिटमेंट तो सबके साथ ही है, मैं इसके लिए लफ्ज वादा भी लिख देता हूँ, ताकि उर्दू वाले बच्चों को लगे कि मैं उर्दू पढ़ा रहा हूँ। और लफ्ज कमिटमेंट या प्रॉमिस लिख देता हूँ, इंग्लिश वाले लफ्ज बच्चों को लगे मैं इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। पढ़ाऊंगा मैं दोनों बातें, क्योंकि मजमून तो मजमून ही होता है। थप्पड़ तो थप्पड़ ही होता है, अंग्रेज को लगे या पंजाबी को लगे। यतीम तो यतीम ही होता है, अंग्रेज हो या ब्राउन पीपल हो या व्हाइट पीपल हो, यतीम तो यतीम होता है। तो मजमून मजमून ही होता है। आप चाहे उसको मजमून कहें या आप उसे ऐसे कहें। आज हमने बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ना है ना, उसका रिवाइज करना है, रिकॉल करना है क्या होता है। तो ये आपने पहली कमिटमेंट, अगर आप नहीं पढ़ रहे, किसके साथ अपना वादा तोड़ दिया? पेरेंट्स के साथ। अल्लाह ताला वादा खिलाफी करने वालों को पसंद नहीं करता। आपके टीचर से ये कैसे कमिटमेंट है? आप आए मेरे पास, एडमिशन लिया, आप मेरी क्लास में आके बैठे, तो क्या आप मेरी क्लास में आके बैठे हैं और आके आप बस बैठ गए, पढ़ नहीं रहे? सर मैंने एडमिशन लिया है, क्लास में बैठना मेरा हक है, हाँ बेटे हक है, तो मैं बैठा हूँ, देखे ना, तैयार होके बैठा हूँ। आपको अच्छा लग रहा हूँ देखने में कि नहीं? आप जो करते हैं मैं हंस पढ़ता हूँ। आप कोई सवाल ऊपर सवाल करते हैं मुझसे पूछते हैं, बता भी देता हूँ। लेकिन मेरी आपकी कभी एक कमिटमेंट हुई थी मैं घर जाके पढ़ूंगा भी? मैंने तो एडमिशन लेते वक्त आपसे वादा नहीं किया था घर जाके पढ़ूंगा। क्योंकि आप सोचिए, कभी एडमिशन के वक्त ऐसा होता है किसी से कहा जाए हाँ भी घर जाके भी पढ़ेगा? है ऐसा होता है? बट इट इज एन अनसेड कमिटमेंट। मैं पढ़ूंगा घर जाके। फिर आपकी अपने आप से क्या कमिटमेंट? क्या अल्लाह के रसूल ने ये कहा इंसान के जिस्म का भी उस पर हक है? आप सारा दिन कुछ भी ना खाएं, भूखे रहें सारा दिन, रात सारी जागते रहें, इसका हिसाब नहीं होगा? होगा कि नहीं? आप बीमार पड़ेंगे ना, ये किसका कसूर हुआ है? आपका ख्याल रखना किसकी जिम्मेदारी है सबसे पहले? सबसे पहले किसकी जिम्मेदारी है आपका ख्याल रखना, आपको पता है? आपकी। आप दूध पीते बच्चे हो तो ये जिम्मेदारी आपके वालिदैन की हो सकती है, कहा जा सकता है। उसके बाद तो ये उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। छोटा बच्चा भी जब तक रोए ना, उसको माँ दूध देती है? सोचे, एक छोटा बच्चा है, 4-5-6 दिन का, 8 दिन का, 10 दिन का दूध पीता बच्चा है, ना रोए, दूध देगी माँ उसको? इसका मतलब है अल्लाह ने आपकी फितरत में डाल दी, भाई तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपना ख्याल रखना। जब आप नहीं पढ़ते, क्या आप अपने इंटेलेक्ट को डिमिनिश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? देखें, इस वक्त मेरी उम्र कोई 40 के करीब है। 40 के करीब और भी लोग होंगे मेरे से ज्यादा इंटेलेक्चुअली स्ट्रांग, उनको भी जिंदगी में 40 साल ही मिले कि नहीं मिले। अगर आज मैं ये फील करूं कि मैं इंटेलेक्चुअली पीछे रह गया हूं, तो ये उनका कसूर है, मेरे मुआशरे का कसूर है, या अव्वलीन तौर पे मेरा कसूर है? मैंने आई हैड ड्रीम टू बिकम समबडी बिग,
मेरी जिम्मेदारी थी सबसे पहले काम करना। सबसे पहले तो प्लीज ये 3 वादे तोड़ने बंद करें। दूसरी चीज, आपको मैं ना एक गुर बताने लगा हूँ कामयाब होने का। गुर समझते हैं? मैं सीक्रेट टू सक्सेस बताने लगा हूँ। आपने उस पर अमल कर लिया ना, पूरी जिंदगी आपसे कोई बंदा एक दफा भी मिलेगा ना, वो मरते दम तक आपको याद रखना, अपने अम्मी बुबू को भूल जाएगा, आपको नहीं भूलेगा। इतना आपका उसके ऊपर इम्पैक्ट होगा। और इसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओवर डिलीवर। आपने वादा किया है कि मैं 2 क्वेश्चंस आज सॉल्व करूंगा, 3 करें। आपने, एक कंपनी है, किसकी कंपनी है? रेस्टोरेंट है, फास्ट फूड रेस्टोरेंट। उनके पास एक ऐसी छाननी छाननी सी होती है, इसके साथ ऐसे हैंडल लगा होता है, यहाँ पे फ्राइज रखे होते हैं। जब आप बर्गर और फ्राइज उनसे लेते हैं तो वो एक ट्रे के अंदर आपको बर्गर और फ्राइज देते हैं। यहाँ आपका बर्गर पड़ा होता है, दिस इज योर बर्गर। यहाँ आपकी कोल्ड ड्रिंक होती है अगर आपने कोल्ड ड्रिंक साथ मंगाई है। और यहाँ फ्राइज इसके अंदर होने चाहिए ना, दे हैव कमिटेड द फ्राइज। लेकिन जब वो फ्राइज डालते हैं तो क्या करते हैं, यहाँ भी फ्राइज गिरे होते हैं। ऐसे लगता है कि अगर उसने जितनी भी फ्राइज डालनी थी ना, उसने उससे एक्स्ट्रा डाल दी। हालांकि उसने एक्स्ट्रा डाली, बट इट जस्ट टेल्स यू, इट मेक्स यू फील कि ही इज ओवर डिलीवरिंग अपनी कमिटमेंट से। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। आप एक गाड़ी खरीदने जाएं, गाड़ी हो 1.5 करोड़ की, कितने की हो? गाड़ी हो डेढ़, आप गए हैं 1.5 करोड़ रुपया देके आप गाड़ी खरीद रहे हैं, न्यू गाड़ी खरीद रहे हैं। जैसे ही आप गाड़ी लेके बाहर निकलेंगे, ओ एक मिनट सर, एक मिनट, एक मिनट, क्या हुआ? सर इसके साथ एक एक्स्ट्रा टायर मिलता है। 5 टायर तो है ही है, एक एक्स्ट्रा भी देते हैं हम लोग। वो एक्स्ट्रा टायर की कैसी खुशी होती है। यू गो टू अ शॉप जहां पे यू आर कन्विंस्ड कि मुझे 3,000 में ये सूट लेना है, ये 2 पीस है, ये 3,000 का है। यू आर कन्विंस्ड, तो आपने 3,000 दे दिया ना सूट खरीदने के लिए। आप जाने लगे तो उसने आपको सिर्फ 50 रुपए की एक कोन मेहंदी ऐड कर दी। जी ईद का मौका, हम सब अपने कस्टमर्स को कोन दे रहे हैं, या कोई चूड़ियों के पंत। जस्ट स्पेंडिंग 3,000 के भी सिर्फ वो 100 रुपया की एक्स्ट्रा की कोई चीज दे देता आपको, जो उसको बेशक 25 रुपए की मिली हो, उसने मैस खरीदी हुई। क्या होगा? यू सी व्हाट इज हैपनिंग, ओवर डिलीवरिंग। आपको अब वो दुकान याद रहेगी कि नहीं याद रहेगी? मैं बहुत सारे ऐसे बिजनेसेस को जानता हूँ कि जो इस बेसिस पे कामयाब हुए। एक बिजनेस है, हमने देखा एक शहर में, चनों का बिजनेस है। किसका बिजनेस है? नाश्ते के चने नहीं होते। और वो इतना फैला है पिछले 10 साल में कि मेरा ख्याल है कोई कम से कम भी ना 150 ब्रांचेस उसकी एक ही शहर में है। और दूसरे शहरों में जाता है अब उसका सामान। कोई स्पेशल चने नहीं है। पता उसने क्या किया? चने के साथ देता था दही। दही में दही की बजाय रायता देता था। खीरा शीरा काट के ना, वो नहीं रायता बनता, ऐसा कोई भी चने वाले लोग तो इधर तो सादे चने मिलते हैं, कुछ भी नहीं साथ मिलता। ये एक अल जजीरा नाम का रेस्टोरेंट है। दाल चावल पूरी दुनिया में बकते हैं ना, दाल चावल क्या होता है? चावल होते हैं, ऊपर दाल डाल देते हैं। उसे छोटी सी साथ इतनी सी पॉकेट के अंदर ग्रीन रंग की चटनी डालनी शुरू कर दी, मिंट चटनी। ऐसा तबाही काम निकला उसका। उसकी 3 ब्रांचें इधर बन गई, और उसके आप कभी जाके देखें, खड़े होने की जगह नहीं है। आप पराडो पे जाएं, विशाख 4 गार्ड लेके जाएं, पीछे खड़ी करनी पड़ेगी गाड़ी, खड़े होने की जगह नहीं है। सेवर भी ऐसे ही चला था, थोड़े से सादे चावल एक्स्ट्रा दे देता था। ओवर डिलीवर से इतना फर्क पड़ता है। मेरी आपसे कमिटमेंट है ना, अगर 4 घंटे पढ़ाने की, तो वो जो मैं 4.5 ऊपर वाला जो आधा घंटा पढ़ा रहा हूँ ना, वो है जो असल गेम है जिधर। 4 तो आमतौर पे टीचर्स सारी ही दुनिया के ऐसे ही करते हैं। स्कूल्स में क्लास होती है ना, 45 मिनट्स की होती है, वो 5-7 मिनट लेट आते हैं। 10 मिनट लेट आए या टाइम पे भी आए, दे व्हाट दे ट्राई इसके 5-10 मिनट पहले लेक्चर वाइंड अप हो और हम चले। ऐसे ही करते हैं कि नहीं? अब आप सोचें, इन सारे टीचर्स में एक टीचर हो, टाइम पे आ रहा है, और उसकी क्लास 45 मिनट की है, घंटे बाद भी उसको धक्का मार के क्लास से निकालना पड़ रहा है, वरना वो निकल नहीं रहा, अभी और पढ़ाई जा रहा है। तंग ही पढ़ रहे होंगे बच्चे, सारी उम्र क्या कहेंगे। अब काम बड़ा करता सी सर। मेरा एक स्टूडेंट है, कोई 10 साल पुराना स्टूडेंट है, मुझे उसके बारे में पिछले साल एक नई बात पता लगी। ही बिकेम अ ड्रग एडिक्ट आफ्टर कॉलेज। बस कॉलेज आने से पहले ही ड्रग एडिक्ट था। तो उसके पेरेंट्स ने जब उसको एडमिशन कराया था, तो उन्होंने प्रिंसिपल को बताया था, अब प्रिंसिपल दे, उन्होंने प्रिंसिपल को बताया था कि जनाब ये जो बच्चा है,
ये अभी रिहैब सेंटर से होके आया, प्लीज टेक केयर ऑफ हिम वगैरह वगैरह। तो वो वहां पे हमारे पास पढ़ता रहा, एंड ही वेंट बैक इनटू एडिक्शन, जो भी उसका सीन था। और उसके कॉलेज में बड़े मसाइल होते थे, जैसे किसी बच्चे के मसाइल होते हैं। 2 साल वो ठीक रहा था, हमने सुना यही है, कम से कम कॉलेज में तो ठीक था। कॉलेज में हमारे बहुत सख्ती हम लोग करते थे। ड्रग्स तो बहुत दूर की, जो तब वेब चीज नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं थी। ड्रग्स तो दूर की चीज है, कॉलेज यूनिफॉर्म में कोई बच्चा किसी दूर के इलाके में भी सिगरेट को हाथ लगाता भी पे नहीं पाया गया है, सिगरेट पीता है या स्नूकरें खेलता पकड़ा गया, और यूनिफॉर्म में पता लग जाता ना, यूनिफॉर्म से तो आपके कॉलेज का बच्चा है, खून आ जाता था। उसकी ठीक ठाक ठुकाई करते थे हम लोग, यानी तबीयत उसकी एक दफा राजी करते थे कि वो दोबारा इस तरह की हरकत। तो भाई क्या हुआ, वो बच्चा ना वहां से पास आउट कर गया। तो ही वॉज नॉट इन गुड बुक्स ऑफ एनी टीचर। मेरे साथ कोई उसका वैसे रफड़ नहीं था, मैं उसको बुरा भी नहीं समझता था। आई थॉट ही वॉज जस्ट इन नीड ऑफ हेल्प, अच्छा था लग रहा उसके साथ, कभी खराब गड़बड़ हमारी आपस में। तो 8 एक साल बाद ना उसका कजन मुझे मिला एक दफा कहीं पे, हम लोग दे हैड अरेंज्ड अ गेट टुगेदर, घर आए थे या पता नहीं ऑफिस, कहीं ना कहीं मुझे मिलने आए। ऐसी बातों बातों में कहता, सर आपको अहमद याद है? मैं कहा हाँ यार, कहाँ है वो, पता कहता, पता नहीं सर, वो जो गांव में एक दफा मिला, मतलब वो भी डिस्टेंट कजन था। कहना एक दफा गांव में हम किसी शादी पे इकट्ठे हुए थे, ये पिछले साल की बात है। और वो गांव में हम बैठे थे रात को, सर हम ना बैठे हैं, और वो आपको पता है वहां गांव में तो मंजे शंजे होते हैं, ये मुझे वो बच्चा बता रहा है कि ऐसे गांव में सीन था, मंजे शंजे होते हैं गांव में, बैठे हैं वो सर मंजे पे लेटा हुआ है। तो जैसे आपको पता है ना, थोड़ा सा वो जो इन एक्टिविटीज में था, मैं कहा हाँ हाँ मुझे पता है। तो सर वो सॉरी मैं आपके सामने कह रहा हूँ, लेकिन वो गांव में मंजे पे लेटा हुआ था और छूटे मार रहा था। क्या कर रहा था? तो हाँ, ऐसी बातों बातों में को बात हुई, पता नहीं क्या बात हुई, एकदम से उछल के बैठा है। तो उसने वो उसके हाथ में जो भी था उसको फेंका है। तो मुझे सीरियस होके कहता है यार वैसे सर उसामा थे बड़े कमाल के टीचर। कहता पता नहीं क्यों उसको अचानक आप याद आए, और फिर थोड़ी देर, मैं आपको मानदारी से बता रहा हूँ, ये ओवर डिलीवर वाला लफ्ज नहीं मैंने आपको जो बताया, ऑल दिस, नथिंग एल्स। आप में से शायद, मुझे खुद भी लग रहा है यार मैंने ये स्टोरी क्यों सुनाई है, ऐसे लग रहा है मैं शोखी मार रहा हूँ। लेकिन मुझे वैसे ही अहमद याद आ गया, मैंने बता दिया, मैं शोखी नहीं मार रहा। मैं आपको बता रहा हूँ ओवर डिलीवर करें। ओवर डिलीवर कैसे होता? 2 पेपर करने थे, 3 करें यार। एग्जामिनर ने आपको 10 नंबर का सवाल दिया है, आपको पता है ये 5 पॉइंट्स करके 10 नंबर पूरे होते हैं, दें छठा पॉइंट लाजमी, दें सातवां पॉइंट उसको। अभी हम वो साइंसेस के बच्चों को पता है, हमारे यहाँ तो वो होता है काउंटेड नंबर्स होते हैं, 3 नंबर का सवाल है, ये 3 पॉइंट लिखने हैं। जहां मौका मिलता है हम चौथा पॉइंट डालते हैं बीच में, 1 नंबर के सवाल में दूसरा पॉइंट डाल देते हैं बीच में, एटीट्यूड बिल्ड करने के लिए। नंबर नहीं उस दूसरे पॉइंट का, एटीट्यूड बिल्ड हो गया। लेके जाए मेरे मेरे में, जिस जिस बच्चे में, मेरी तरह के जिस बच्चे में ये एटीट्यूड डेवलप हो जाएगा, उसको लेके जाए जिस मर्जी फील्ड में, ऐसे ही करेगा वो हमेशा ऐसे ओवर डिलीवर पे रहेगा हमेशा। क्यों? नॉट बिकॉज अच्छा, एक और मजे की बात, ये लालच में नहीं ये काम बंदा कर सकता कभी भी। अगर कोई बंदा बिजनेस में ओवर डिलीवर इसलिए कर रहा हो ना कि इससे मेरा क्लाइंट बनेगा, कभी भी नहीं होता। बड़ी जल्दी बंदा हिसाब करना ये सिर्फ शौक से होता। यार ये बच्चा मेरे पास पढ़ने आ रहा है, क्यों ना इसको मैं ये भी एडिशनल चीज सिखा दूं, क्यों ना ये भी कर दूं, ये भी पॉसिबल है, ये भी कर देता हूँ यार, ऐसे ना इसको टाइम काउंसलिंग ना इसकी कर दूं, इसको मेंटरिंग ना शुरू कर दूं, यार इसको फलानी चीज ना साथ पढ़ा दूं, यार फलानी जगह ना इसको एक्स्ट्रा क्लास दिलवा दूं। आप समझ रहे हैं? वो सोसाइटी को बेहतर करने के चक्कर में बंदा इस काम में पड़ता है। अगर आप चाहते हैं जिंदगी में कामयाब होना, मैंने आपको वो ट्रेड सीक्रेट बता दिया जिसका कोई मुकाबला नहीं। किसी बंदे को भी आप देख लीजिए, हमेशा ओवर डिलीवरी पे कामयाब होता है। कोई कंपनी नहीं दुनिया की जो इसके बगैर कामयाब हो रही है। 3 लोगों से आपकी कमिटमेंट है, प्लीज उसको पूरा कीजिए, जो प्रॉमिस किया उससे ज्यादा डिलीवर कीजिए, चाहे उसके लिए आपको थोड़ा थकना पड़ता। यहाँ मैं सिर्फ एक चीज वाजे करके ऐसे राइटिंग पे आ जाता हूँ। जी? कौन सी बात नहीं थी? समझ ही नहीं आ रही, ऊंची बोलो। उसकी बात ये थी, ये जो नहीं कमिटमेंट वाली बात थी कि आपने 3 लोगों से वादा किया हुआ है, वो ये वाली बात थी। हाँ ऐसे ही है, आपने 3 लोगों से वादा किया हुआ है। इतना कि मैंने जुमला सुना, डी कोड मैंने उसके बाद खुद कर दिया कि यार ऐसे ही ये वादा बनता है वाकई। ये बेटे आपके काम करने की बार है, इसके मैं 3 टुकड़े करने लगा हूँ। पहले टुकड़े को हम ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करेंगे, दूसरे टुकड़े को हम ऑरेंज कलर से रिप्रेजेंट करेंगे,
और तीसरे टुकड़े को हम रेड कलर से रिप्रेजेंट करेंगे। अक्सरियत जो दुनिया की है बेटे वो इस जोन में काम करती है। यहां से शुरू होते हैं, यहां तक काम करते हैं, यहां जाके वो वापस आ जाते हैं। आप कह सकते हैं ये स्टार्ट लाइन है। फाहद, आप कह सकते, फाहद तो होगा नहीं इधर, आप कह सकते हैं ये स्टार्ट लाइन है। बंदा सुबह उठा है, काम करना शुरू किया है, ठीक है। और फिर यहां से स्टार्ट हुआ है, तो ये बंदा यहां से काम करता करता सामने का भी क्या हाल है। तो सर सलमान को मुझे पता लग गया, सर सलमान को कहना किसी बच्चे के घर से फोन आ रहा है बार बार, देखें कौन है। ये बंदा यहाँ से स्टार्ट हुआ है, यहाँ तक शाम डल गई है, थक गया है, और ये वापस। जैसे आप लोग काम करते हैं, ये हर किसी का अपना अपना स्टेमिना होता है। कोई एक सवाल के बाद थक जाता है, कोई 15 मिनट पढ़ के थक जाता है, कोई मेरा लेक्चर सुनते सुनते नींद आ जाती है किसी को। हर किसी का अपना ये जोन है। लेकिन ग्रीन जोन में दुनिया की अक्सरियत रहती है। मेजोरिटी ऑफ द दुनिया कहाँ रहती है? दे लाइक इट देयर। सुबह 9 बजे ऑफिस गए, 5 बजे छुट्टी हुई, हम साल में एक दफा वेकेशन की, इसके बाद थकावट शुरू हो जाती है। ये बड़ा मुश्किल है यहाँ से आगे ऑरेंज वाले जोन को क्रॉस करना। तो ना तबाही मुश्किल है ना। यानी समझे जिम गए हैं आप, जिम करता है एक बंदा, उसने 100 पुशअप्स लगा लिए, इसके बाद तो नहीं उससे उठा जाएगा। लेकिन इसके बाद वाले पुशअप्स हैं जो उसके मसल बिल्ड करता है। पढ़ाई में भी ऐसे ही होता है। बड़ा मुश्किल जोन है ये। और कोई बंदा जब इससे भी आगे निकल जाता है, यहाँ आगे नम हो जाता है, यहाँ आगे, यहाँ पे आगे उसका मसल टीयर हो जाता है। यहां से आगे उसको तकलीफ नहीं होगी, लेकिन ये यहाँ पे जो भी बंदा है वो डेंजर जोन में है, इसने मर जाना है। ये वो जोन है जिससे अल्लाह के रसूल ने मना किया। होता है ना कभी को बंदा भाग रहा, आपने देखा है कभी ऐसी कि भाग रहा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट कर रहा है, तो उसकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट भागने की यहां तक पहुंची कि उसका मसल ही टीयर हो गया, अब वो हमेशा के लिए भागने से रह गया। यानी यू नीड टू ओवरवर्क योर सेल्फ। बट ओवरवर्क के आगे भी एक लिमिट है, ऑरेंज जोन को जेन में रखना बहुत लाजमी है। अगर आप जिंदगी में तरक्की करना चाहते हैं, यू हैव टू बी एबल टू बिल्ड दिस ऑरेंज जोन। इसको जितना भी एक्सपैंड कर ले, इसमें रहना सीखें। थकने के बाद जो काम आप करते हैं, कहां तक, उसकी भी एक लिमिट है। आपके लिए वो लिमिट क्या है? मिसाल के तौर पे आप में से कोई बच्चा है, खाने पीने का ध्यान नहीं रहता, रातें जाग जाग के पड़ता है। उसका ग्रीन जोन कहां पे खत्म होता है? जब उसको नींद आनी शुरू हो गई है, थकन फील होनी, जो अंक आना शुरू हो गया, उठा मुंह हाथ धोया, फिर पढ़ना शुरू किया, फिर काम करना शुरू कर दिया, बोरियत जो है उसकी, वो ग्रीन जोन का एंड है उसका। उसके ऑरेंज जोन का एंड पता कहां पे है? जहां पे वो गिरना शुरू हो जाए, जहां पे वो कॉफी के बगैर नहीं जा सकता, जहां पे वो कॉफी पिए बगैर नहीं जा सकता, वहां उसका वो रेड जोन में जाना शुरू हो गया। यहां ही उसको रुक जाना चाहिए। अब उसके लिए रेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट है। गाड़ी चलाते हैं ना, पता है ना कुछ लैप्स के बाद उनको टायर बदलने होते हैं, ऑयल चेंज करना होता है। अब वो ना करें तो क्या होगा? गाड़ी तो बहुत तेज भागेगी, इस टाइम इंजन हीट अप है। तो अगर आम रूटीन में उसकी मैक्सिमम स्पीड 140 है, वो 160 पे भागेगी, और आपको कांपेगी भी नहीं, पता भी नहीं लगेगा कि 160 पे भाग रही है। लेकिन ये अब डेंजर जोन में है, किसी भी वक्त इसका इंजन सीज हो जाएगा। इसलिए आपको अब जरूरी है कि यहाँ रोके, इसको रिफ्रेश करें। रात हमने आराम के लिए इसीलिए बनाई है। अल्लाह ने बताया ना, सो मैंने क्या बताया, मुसलमान आराम करता है दोबारा काम के लिए। अगर आपको रेड जोन आइडेंटिफाई करना आ गया, तो आपको रेस्ट करने का सही तरीका आ जाएगा। क्योंकि इस रेड जोन के बाद है जन्नत। फिर आप सीख जाएंगे कि रेड जोन को स्क्वीज कैसे करना है, और बगैर रेड जोन में कदम रखे ऑरेंज जोन को क्रॉस कैसे करना, जंप करके आगे कैसे जाना। ये कौन सी स्टेज होती है? ये आपकी मेरी एज में जाके आएगी। उसके लिए इस एज में एटीट्यूड डेवलप करना पड़ता है। और कौन सा एटीट्यूड डेवलप करना है, वो मैंने आपको सिखा दिया। यानी मैं इस वक्त, और आपने फिजिकली देखा हुआ है ना क्या, कि हम इस वक्त शुरू करते हैं अगर क्लास 12-1 बजे, तो ऐसा अक्सर हो जाता है कि आप रात को 10-11 बजे तक, आपने नहीं देखा तो चलो मेरे घर वालों ने तो देखा है कि 10-11 बजे तक रात के मुसलसल क्लासेस चल रही होती हैं, और दरमियान में सिर्फ पानी का गिलास या 2-3 चाय, 2 कप चाय चल रही होती है। रोजों में तो वो भी नहीं थे ना। और फिर उसके बाद अभी काम खत्म नहीं हुआ होता, उसके बाद 2-2:30 बजे तक, कभी कभी सुबह फजर तक काम चलना होता है, और 8 बजे फिर दोबारा ग्राइंड स्टार्ट होनी होती है। ये नहीं करना होता। लेकिन ये मैं कैसे कर पाया, अल्लाह की शुक्र, वो कैसे हुआ, ये मैंने आपको उसकी फिजिकल ट्रेनिंग बता दी। बहुत लंबा अरसा ऑरेंज जोन में गुजारा, अब मैं रेड में जाए बगैर जंप करके अगले जोन में जा सकता हूँ। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, ये जब तक आप बड़ी एज में नहीं जाते,
एटीट्यूड डेवलप नहीं करते ऑरेंज जोन में रहने का, तब तक आप इस काबिल, इसलिए आपने रेड जोन से भी बचना है। तो मैं आपको रेस्ट करना भी सिखा रहा हूँ, रेस्ट भी कर लो, अंधाधुंध काम करते वरना बस हो जाएगी। अब हर किसी का अपना अपना ग्रीन जोन का साइज है, ऑरेंज का और रेड का। अब आ जाते हैं अपने असल टॉपिक पे, ऐसे राइटिंग। पिछली दफा भी जब ऐसे राइटिंग पढ़ाई थी तो मैंने एक लंबी सारी कहानी सुनाई थी, और फिर बाद में एंड में बताया था, आप देखें मैं बात शुरू कहाँ से की थी और देखें मैं कहाँ पहुंच गया हूँ। कहीं दरमियान में ऐसा लगा कि कोई एक बात थी जिसका अगली बात से कोई ताल्लुक नहीं है। एवरीथिंग वॉज कनेक्टेड। मैंने एक बात के ऊपर दूसरी बात रखी। सबसे बुनियादी क्वालिटी किसी भी मजमून की ये होती है कि आपने उसमें जितने भी पॉइंट्स करने हैं डिस्कस, हमारे उर्दू और इंग्लिश में कितने पॉइंट्स डिस्कस करने होते हैं, उनका आपस में लिंक होना चाहिए। क्या होना चाहिए? चाहे कितना ही रैंडम लग रहे हैं, आपको एक पॉइंट खत्म करते हुए कोई ना कोई ऐसा जुमला लिखना है कि अगला अगला पैराग्राफ उसके कंधे पे पैर रख के शुरू किया जा सके। समझ लगी बात? एक पॉइंट एक पैराग्राफ। दुनिया में जितने भी उर्दू और इंग्लिश के साइंसदान हैं, इससे मेरी मुराद क्या है, उर्दू और इंग्लिश पढ़ाने वाले टीचर्स, वो सेकंड लैंग्वेज उर्दू पढ़ाएं या इंग्लिश पढ़ाएं, उनका ये मतमा नजर है कि आप एक पैराग्राफ में सारा काम भी लिखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। एग्जामिनर की तरफ से नंबर ऑफ पैराग्राफ्स की डिमांड। आई गिव यू एन एग्जांपल। कभी आप बाजार जाएं तो आपने फ्रूट चाट खाई है कहीं बाजार से? फ्रूट चाट की क्या बुनियादी जरूरत है? फ्रूट्स कटे हुए होने चाहिए और कोई ऊपर सॉस डली होनी चाहिए, चटनी मीठी कोई, राइट? लेकिन सोचे एक बंदा है, आप गए उसके पास फ्रूट चाट लेने, उसने फ्रूट चाट की प्लेट इंतहाई खूबसूरती से पहले सजाई है, कटेड फ्रूट्स डाले हैं, सॉसेस से उसको भरा है, फिर उसके ऊपर सजावट की है उसने, स्ट्रॉबेरी एक अलग से डिजाइन में काट के ऊपर रखी हुई है। उसने फ्रूट चाट जो आपको देनी थी वो फ्रूट लेयर्स में दे दिया है। नहीं, उसने कोई नो और मेथड डेवलप किया है जिससे आपके लिए अंडरस्टैंडेबिलिटी, उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी हो गई है, तो आप इधर बार बार नहीं जाना चाहेंगे। इसलिए मेरे हमेशा आपको एडवाइजर नहीं, आपको 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे, लेकिन आपने कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं? 5। कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं? उर्दू में भी और इंग्लिश में भी। पैराग्राफ छोटा हो सकता है बिकॉज वर्ड काउंट कम होता है, लेकिन पैराग्राफ कितने बनाने हैं? किस मॉडल पे? IDC। IDC क्या होता है? सबसे पहले आता है इंट्रोडक्शन, फिर आता है डिस्क्रिप्शन, और फिर आता है, ये जो 3 पॉइंट्स एग्जामिनर ने आपको देने हैं वो तीनों के तीनों पॉइंट्स आपके डिस्क्रिप्शन में फॉल करते हैं, और उसी सीक्वेंस में लिखने हैं जिस सीक्वेंस में उसने दिए हैं। आप रैंडम सीक्वेंस अडॉप्ट नहीं कर सकते। इंट्रोडक्शन में क्या होगा, मैंने, आप नोट्स को वापस रेफर करेंगे इंग्लिश में भी उर्दू में भी, मैंने 5 से 10, यानी या 5 या 8 या 10 डिफरेंट तरीके बताए हैं कि आप इनसे इंट्रोडक्शन स्टार्ट कर सकते हैं। उनमें सबसे आसान क्या है? मैंने कहीं आपको प्रोवर्ब्स लिखवाए हुए हैं, आप देखें आपके टॉपिक के करीब तरीन कौन सा प्रोवर्ब है। 10 से 20 को प्रोवर्ब्स मैंने, अगर आपके पास नहीं है अभी भी गूगल करें, उर्दू प्रोवर्ब्स, इंग्लिश प्रोवर्ब्स, कोई 20 जुमले याद कर लें। दैट्स योर हुक। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले क्या होती है? एक ऐसा जुमला जो अटेंशन ग्रैब कर ले। दूसरा पॉइंट, आपने जो चीज एंड पे कंक्लूड करनी है ना, साबित करनी है, आप उसका यहाँ हिंट देते हैं, उसको कहते हैं थीसिस स्टेटमेंट। और अगर हमने ऐसे बहुत कम वर्ड्स का लिखना हो, जैसे हमें उर्दू में कह दी जाता है 150 वर्ड्स में 160 में लिख दें, इंग्लिश में फिर भी 200 वर्ड्स की गुंजाइश आ जाती है किसी किसी कोड में, तो आप क्या करें, यहीं पे पहला पैराग्राफ एंड कर दें। वरना क्या करें, एक तीसरा जुमला लिखें, 3 सेंटेंसेस बन गए, जिसमें आपने जो अगले 3 पॉइंट्स डिस्कस करने, तीनों का हिंट दे दें। तीनों का क्या कर दें? मिसाल के तौर पे आपने कोई ऐसा ऐसे लिखना है जिसमें आपने फायदे बताने हैं, नुकसान बताने हैं और अपनी राय देनी है। फायदे बताने हैं, नुकसान बताने हैं, और आप जुमला ये लिखें कि इसका ये फायदा है मगर ये नुकसान भी है, मगर मेरे ख्याल में फायदा और नुकसान तो हर चीज का होता है, आप इस्तेमाल अच्छा करें तो फायदा होगा, बुरा करेंगे नुकसान होगा। अगर कोई ऐसा मजमून है जिसमें फायदे, नुकसान और अपनी राय देनी है, तो आखिरी जुमला पहले पैराग्राफ का क्या होना चाहिए? फायदे का भी हिंट हो जाए, नुकसान का भी हिंट हो जाए, और अपनी राय का भी हिंट हो जाए। इंटरनेट ही है, इंटरनेट के बहुत सारे फायदे हैं राब्ते के नजरिए से, और किरदार के हवाले से खराबियां भी बहुत है, मगर मुझे लगता है इस्तेमाल करने वाले पर इसका इन्हिसार है, डिपेंडेंसी। इंटरनेट हैज लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशनल बेनिफिट्स, a few a few possible flaws, but it all depends upon how you use it.
तीनों चीजों का इंट आ गया। बट दैट्स अगर आपको 200 या 200 से ज्यादा वर्ड्स की गुंजाइश है, 150 वर्ड्स की गुंजाइश है, इस बात को छोड़ दें, थीसिस स्टेटमेंट पे ब्रेक लगा लें। अब अगले पैराग्राफ पे जाएं। अगर उसने सबसे पहले फायदों का कहा था, आप क्या डिस्कस करेंगे फिर? सबसे पहले फायदे। क्या डिस्कस करेंगे आप? बेनिफिट्स। और अगर बेनिफिट्स के बाद अगली बात है नुकसान, तो अगला पैराग्राफ हाउ एवर से स्टार्ट होना चाहिए। नन दी लेस, ऑल दो, कई इस तरह के जुमले से, ऐसे लफ्ज से स्टार्ट हो जिससे पता लगे कि आप ऑपोजिट डायरेक्शन में जाने लगे। समझ आ गई बात? और फाइनली तीसरा पॉइंट, अगर पिछले पैराग्राफ से, पैराग्राफ 2 से उसका ताल्लुक है मोर ओवर वाला, तो तीसरा पैराग्राफ मोर ओवर से शुरू हो, वरना तीसरा पैराग्राफ हाउएवर से शुरू हो, ऑन दी अदर एंड से शुरू हो सकता है, आई बिलीव से शुरू हो सकता है, एंड द फाइनल कमेंट। ये जो फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली होता है, ये बड़ा ही मुझे, आई एम सॉरी फॉर दिस बैड वर्ड, मुझे थर्ड क्लास तरीका लगता है लिखने का। फर्स्टली, सेकेंडली, थर्डली, ये क्यों होता है? कॉज एंड इफेक्ट पे चलना है। किस पे चलना है? कंक्लूजन में क्या है? कंक्लूजन में शानी शानी बॉय, कंक्लूजन में पिछले पूरे मजमून में जितनी बातें की हैं, 3 जुमलों में या 2 से 3 जुमलों में आपने सारियों की समराइज कर देना है। यानी हर पैराग्राफ को एक एक जुमले में बताना है, इस पैराग्राफ में आपकी बात थी, फिर ऐसे ही डन, आपने परफेक्ट ऐसे लिख लिया। अब प्रो टिप्स, इसके बाद शुरू होती हैं प्रो टिप्स। उन प्रो टिप्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टिप, शी इज पुअर। इसी जुमले को कैसे लिखा जाता है? शी ऑलवेज काउंट्स हर मनी ट्वाइस। कैसा है? पता लग रहा है फर्क? फर्क समझ आ रहा है? वो गरीब है कहने की बजाय, वो जब बाजार में चलता है हमेशा अपना हाथ अपनी जेब के ऊपर रखता है। जब वो बाजार में चलता है अनाया, तो अपना हाथ कहाँ रखता है? जेब के। इससे क्या साबित होता है? उसके पास यही 150 रुपया है, उसकी कुल कमाई यही 150 रुपया, इससे ज्यादा उसके पास है ही कुछ नहीं। इसीलिए उसका ब्रेकअप हो गया। ये तो मैं वैसे ही हमें फालतू बात ऐड की है ताकि आप लोग वापस में टेंशन आ जाए आपको। व्हाट यू गेट दी आइडिया? समझ आ गई बात आपको मेरी? मजमून समझ आ गया अब कैसे लिखना है? अब अच्छा मजमून लिखने का दूसरा प्रो टिप, दूसरों के लिखे हुए, अच्छे लोगों के लिखे, अच्छे मजामीन लिखे हुए पढ़ें। मेरे भी पढ़ें और अच्छे भी पढ़ें। नहीं, मैंने भी अच्छे लिखे हैं, मेरे लिखे हुए मजामीन भी पढ़ सकते हैं आप, लेकिन मेरे मजामीन की मैं सिर्फ इसलिए मशवरा इस वजह से नहीं देता होता कि मैं फिर से शेखी बिगाड़नी है। जहां शेखी बिगाड़नी होती है मैं मुंह से कह देता हूँ शेखी है। मेरे वाले की मैं मशवरा इसलिए देता होता हूँ कि राइटर आपके सामने है, आप हर जुमले पे पूछ सकते हैं भाई इधर ये क्यों किया है। वी क्लियर ऑन दिस? आप किसी का सवाल है तो पूछ जी सर। उनका खत्म हो गया। बैल लेना इनको, हाँ वो खत्म होगी। वी क्लियर ऑन ऑन ऑल ऑफ दिस? कोई कंफ्यूजन? कोई सवाल नहीं है तो यू गाइस कैन लीव। थैंक यू, अल्लाह जब हाफिज। जी पूछो। रिपोर्ट भी एक दफा करवा देंगे। क्या करूं? रिपोर्ट। रिपोर्ट? हाँ, कल इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह रिपोर्ट भी डिस्कस कर लेंगे, नो प्रॉब्लम, सारी चीजें बारी बारी डिस्कस कर। ठीक है, अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज। हाफिज, अल्लाह हाफिज।